तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम भारत का अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। अर्थात आज के इस लेक्चर में हम भारत की जो नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत की प्रमुख नदियों की बात करें हम, चूँकि हम जानते हैं जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत सारी नदियाँ हैं। तो बेसिकली आज हम अपवाह तंत्र का अध्ययन करने वाले। अपवाह तंत्र के तहत हम मुख्यतः जो नदियों का अध्ययन करते हैं वो नदियाँ आज स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। बेसिकली भारत के अपवाह तंत्र को अपवाह तंत्र जानते हैं सर बहुत सारी नदियां मिलकर जो एक तंत्र का निर्माण करती हैं, इसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। एक मुख्य नदी और बहुत सारी नदियां जब आपस में मिलती हैं तो एक तंत्र बनता है जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली भारत के जो अपवाह तंत्र है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है इसे, एक को कहते हैं हम हिमालयी अपवाह तंत्र, एक का नाम है हिमालयी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो बेसिकली अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सर हिमालयी अपवाह तंत्र, अर्थात ऐसी नदियां जो हिमालय से उद्गमित हुई हैं, क्या है, हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र से उद्गम हुआ है। अर्थात ऐसी नदियां सर जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें कहते हैं हिमालय का अपवाह तंत्र। और एक होता है प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ से जो नदियाँ निकली हैं उनको हम अलग पढ़ते हैं, और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनको हम अलग पढ़ते हैं। आज की क्लास में भारत की अर्थात हिमालयी अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो हिमालयी अपवाह तंत्र के तहत बहुत सारी प्रमुख नदियाँ आती हैं, जिसमें से एक नदी है सिंधु, दूसरी ब्रह्मपुत्र, तीसरी गंगा। तो ये प्रमुख नदियाँ जो हिमालय से उद्गम इनका होता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, जैसे कि सिंधु की नदी के नाम से ही भारत के दो प्रमुख नाम पड़े, जैसे कि इंडिया और हिंदुस्तान। तो ये बेसिकली, और आपने सुना होगा एक सभ्यता है, इसे कहते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता। इसी सिंधु नदी के नाम से उस सभ्यता का भी नाम सिंधु की सभ्यता पड़ा या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम पड़ा। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो बेसिकली आज के इस अपवाह तंत्र में हम किसका अध्ययन करेंगे? हिमालयी अपवाह तंत्र। किसका? हिमालयी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो सभी लोग डालेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र। आज का हेडिंग डालेंगे देखिए, हिमालयी अपवाह तंत्र। अर्थात हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि सर मैंने बताया सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयी नदियों के तहत प्रमुख नदी है, उसका नाम है सिंधु। तो आज की जो क्लास होगी वो बेस्ड होगी ओनली सिंधु नदी पर। तो सिंधु नदी, आज की जो नदी है वो है सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, तो आज की नदी कौन सी हमारी? सिंधु नदी। सिंधु नदी पर ही हमारा आज का फोकस रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस नदी को समझने से पहले हमें एक मैप बनाना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा। हमेशा समझना, अगर आप जियोग्राफी की क्लास कर रहे हैं, अगर आप जियोग्राफी कर रहे हैं, चाहे वो विश्व की भूगोल हो चाहे भारत का भूगोल हो, तो आप मैप की जरूरत पड़ती है। मैप नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ नदी लिख दिया सिंधु, इसके बारे में डायरेक्ट लिखा दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैप देखें,
तो ये हमारे सामने भारत का मानचित्र है। तो बेसिकली इसमें समझना, मैं यहाँ लिखा हूँ सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो कि एक महत्वपूर्ण नदी है, ये कैसी नदी है? हिमालय, अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदी है, अर्थात हिमालय के तहत निकलने वाली नदी है। तो बेसिकली आज जो नदी है वो उसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम बेसिकली कहाँ से होता है समझना, प्रयास करना इस मैप में। तो यहाँ एक जगह पड़ती है, यहाँ देखना, यहाँ कौन सा क्षेत्र है? ये तिब्बत। तिब्बत वाले रीजन से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं हम सिंधु नदी। तो इस प्रकार निकलने के बाद ये यहाँ से इस प्रकार एंट्री करती है और इस प्रकार होते हुए यहाँ से यहाँ पर अरब सागर में आ जाती है। कहाँ है? इधर क्या भैया? भारत के अरब सागर। और इस अरब सागर में क्या करती है? अपना जल गिरा देती है। क्लियर है? तो मैंने कहा सर एक नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम यहाँ क्या क्षेत्र है? चाइना का तिब्बत वाला रीजन है। यहाँ कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत। ये पूरा रीजन कौन सा है? इसे कहते हैं हम तिब्बत रीजन। इधर देश कौन सा है? चीन। और ये रीजन कौन सा है? तिब्बत। तिब्बत, ठीक है। तो इस तिब्बत वाले रीजन से एक नदी का उद्गम होता है, उसे कहते हैं हम सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में एक झील पड़ती है, उसका नाम है मानसरोवर झील। तिब्बत वाले रीजन में एक झील पड़ती है, उसका नाम है मानसरोवर झील। इस झील को कहते हैं मानसरोवर झील। सरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी झील के पास में एक ग्लेशियर है, इसी झील के पास में एक ग्लेशियर पड़ता है। इस ग्लेशियर को कहते हैं सानोक्वाबा ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन सा? सानोक्वाबा ग्लेशियर है। और मानसरोवर झील है। ये क्या है? ग्लेशियर। ये क्या है? ग्लेशियर है। ग्लेशियर कुछ नहीं होता, बर्फ़ की चट्टान को ही हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। बर्फ़ की जो बड़े बड़े चट्टानें होती है, बड़े बड़े चट्टान अर्थात टुकड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। और ये क्षेत्र कौन सा? तिब्बत। तो तिब्बत वाले रीजन से एक नदी निकलती है, उस नदी को हम कहते हैं सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है भाई? सिंधु नदी। इस नदी का नाम कहते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी, ये लिख दिया मैंने आपके सामने, सिंधु नदी। और सिंधु नदी तिब्बत से उद्गमित होने के साथ साथ भारत में एंट्री करती है, और भारत के बाद कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस प्रकार बहते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में अपना जल गिराती है। इधर क्या है? भारत के अरब सागर है, तो अरब सागर में अपना जल गिराती है। और जहाँ का जो समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास क्या रहेगी? सिंधु। तो सिंधु हम जानना है सर, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसी के पास में एक ग्लेशियर है सानोक्वाबा ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसे कहती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी उद्गम के होने के बाद पश्चिम दिशा में बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में क्या करती है? प्रवाहित होती है। और उत्तर पश्चिम में बहने के बाद एक किसमें एंट्री करेगी? भारत में। ये किसके मानचित्र है? भारत का। तो यहाँ तिब्बत है अर्थात चीन है, तो चीन के बाद ये कहाँ जाएगी? भारत। तो जहाँ भारत में ये एंट्री करती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जहाँ से ये भारत में एंट्री करती है उसे क्या कहते हैं? इस जहाँ से ये प्रवेश करती है भारत में उसे कहते हैं दमचौक पॉइंट। दमचौक कहते हैं इस क्षेत्र को, हम कहते हैं दमचौक। यहाँ से एंट्री करती है भारत में उसे कहते हैं हम दमचौक। और यहाँ से ये भारत में निकलती है, अर्थात भारत की सीमा को क्रॉस करती है। यहाँ से एंट्री करती है, यहाँ से निकलती है। इस यहाँ से जो निकलती है उसे क्या कहते हैं? हम चिल्लास। इसे कहते हैं हम चिल्लास। इसे क्या कहते हैं? चिल्लास, ठीक है। और बेसिकली बहती कितने देशों में आपको दिख रहा है? यहाँ चीन है, यहाँ भारत है, यहाँ पाकिस्तान है। ये कितने देशों में बहती है सर? ये लगभग 3 देशों में प्रवाहित होती है। लगभग क्या? 3 ही देशों में प्रवाहित होती है, ठीक है। मुख्यतः 3 देशों में प्रवाहित होती है। और इसी के साथ साथ मैं बात करूँ, इसकी बहुत सारी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। कुछ सहायक नदियाँ ऐसी हैं तो सर क्या है? इसकी दाहिनी तरफ से मिलती हैं, कुछ सहायक नदियाँ जो बाईं तरफ से मिलती हैं। अगर मैं दाईं तरफ की सहायक नदियों की बात करूँ तो इधर से एक नदी मिलती है, इसमें यहाँ से इस क्षेत्र से एक आकर नदी मिलती है, इसे कहते हैं हम श्योक नदी। इसे कहते हैं हम श्योक नदी। यहाँ से एक ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी मिलती है इसमें, इसे कहते हैं हम नुब्रा नदी। इसे कहते हैं नुब्रा नदी। यहाँ से एक नदी मिलती है उसे श्योक नदी कहते हैं। यहाँ से एक छोटी नदी और मिलती है किस में?
श्योक नदी में एक छोटी नदी मिलती है उसे कहते हैं नुब्रा। ये नुब्रा नदी निकलती कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर को हम क्या कहेंगे? इस ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसी क्रम में आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत सारी नदियाँ और मिलती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ से एक नदी मिलती है इसमें, उस नदी को कहता हूँ मैं गिलगित नदी। यहाँ से एक नदी मिलती है इसमें, यहाँ से एक नदी मिलती है, इसको कहते हैं गिलगित नदी। गिलगित नदी कहता हूँ मैं। यहाँ से इस एक नदी निकलती है, उसे कहता हूँ मैं काबुल नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? काबुल। और इसी काबुल में एक सहायक नदी मिलती है, इसे कहते हूँ मैं, इस नदी को मैं क्या कहता हूँ? काबुल नदी। ये अफगानिस्तान से निकलती है काबुल नदी, और इसमें एक छोटी सहायक नदी मिलती है, उसे कहते हैं स्वात नदी। स्वात नदी एक किसकी सहायक है? काबुल नदी की सहायक है। और ये दोनों नदी किस में चली जाती है? फिर सिंधु में। फिर आगे जाने के बाद यहाँ पर पड़ता है हमारा, इसे कहते हैं हम, इस पर्वत को कहते हैं हम सुलेमान पर्वत। इसी सुलेमान पर्वत से दो नदियाँ निकलती है, एक का नाम है कुर्रम, एक का नाम है मिलाम। एक का नाम है कुर्रम, इस नदी को कहता हूँ मैं कुर्रम। एक का नाम है गिलाम। एक नदी का नाम कुर्रम, एक नदी का नाम गिलाम। ये कहाँ से निकलती है? यहाँ सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान का सुलेमान पर्वत है। और ये किसका है? अफगानिस्तान का काबुल नदी। अफगानिस्तान से काबुल नदी निकलती है और स्वात, और पाकिस्तान से गिलाम और खुर्रम नदी निकलती है। और ये कहाँ किस में मिलती है? सिंधु नदी में। तो ये सिंधु नदी की कुछ कैसी नदियाँ हो गई सर? बाई नदियाँ हो गई, सॉरी, ये सिंधु नदी की कैसी नदियाँ हो गई? दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। अर्थात सिंधु नदी बह रही है तो इसका दायां ऊपर होगा, बायां नीचे होगा। तो सर इसकी कुछ प्रमुख बाई सहायक नदियाँ भी होंगी। जी हाँ, सुनना, इधर समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सर यहाँ से एक नदी निकलती है, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ, एक यहाँ कौन सा राज्य सर? हिमाचल। यहाँ कौन सा राज्य? हिमाचल। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इस प्रकार निकलती है, इस प्रकार बहती है, इस प्रकार यहाँ मिल जाती है। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसमें कैसे मिलती है? सिंधु में। इस नदी को कहते हैं चेनाब नदी। इस नदी का नाम है चेनाब नदी। लिखते हैं चेनाब नदी, चेनाब नदी, ठीक है। यहाँ लिखना सही नहीं रहेगा, थोड़ा इधर लिखते हैं। क्या नाम है इसका? चेनाब नदी। इसके उत्तर में और एक नदी है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है, उस नदी को हम कहते हैं झेलम नदी। इस नदी को क्या कहते हैं हम? झेलम नदी। झेलम नदी, उसकी चेनाब नदी। फिर इसी हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल। यहाँ कौन सा राज्य? हिमाचल। और यहीं पास में एक नदी निकलती है हिमाचल से ही, इसका नाम है रावी नदी। और ये रावी नदी इस प्रकार बहते हुए किस में मिल जाती है सर? चेनाब नदी में मिल जाती है। और यहाँ से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी क्या करती है? इस प्रकार निकलती है, इस प्रकार बहते हुए यहाँ तक आती है। यहाँ कौन सा राज्य? पंजाब राज्य है। और यहाँ से एक नदी आ रही होती है, उसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? सर तिब्बत वाली रीजन से। इस प्रकार ये नदी आती है, इसका नाम है सतलज नदी। और ये सतलज नदी इस प्रकार से जाती है और किसमें मिल जाती है सर? चेनाब नदी में। तो समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि सर सिंधु नदी की कुछ तो उत्तर से मिलने वाली नदियाँ अर्थात दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, कुछ कैसी है नीचे से अर्थात बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। तो मैंने दाईं तरफ की आपको बता दी। और बाईं तरफ की नदियों में बात करूँ, इसकी सहायक नदियों में, तो झेलम, चेनाब, रावी। इस नदी को क्या कहते हैं? इसका नाम है रावी, इसका नाम है ब्यास, और इस वाली का नाम है सतलज। तो रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये कितनी नदियाँ होंगी? 5। एक सिंधु खुद कितनी? 6।
तो इसकी क्या है, तो इस तंत्र की प्रमुख 6 नदियाँ हैं, तो इनको हम अध्ययन करेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम ओनली सिंधु नदी पर फोकस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये कुछ नदियाँ थी, इतनी सहायक नदियाँ जो यहाँ से उद्गमित हो रही थी। फिर मैं अगर बात करेंगे आगे, तो ये बेसिकली पूरा क्या है उसका जो मैप है वो मैंने आपके सामने बना दिया। अब हम इस बात पे अब फोकस करेंगे हम ओनली सिंधु नदी पर। किस पर? सिंधु नदी पर। तो ये आप एडेंटली यहाँ पर सिंधु नदी, ये तो सर क्या था, एक सिंधु नदी थी, उसकी बहुत सारी सहायक नदी थी, कुछ दाहिनी तरफ से मिल रही थी, कुछ बाईं तरफ से मिल रही थी, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती, मैंने लास्ट में बताया था सतलज। तो सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत वाले रीजन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत वाले रीजन से। यहाँ कौन सी नदी? तिब्बत। तो तिब्बत वाले रीजन से कौन निकलता है भैया? सतलज नदी भी तिब्बत वाले रीजन से निकलती है, और ये निकलती है राक्षस ताल से। ये कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल। तिब्बत में कौन सा ताल है? राक्षस, राक्षस या राक्षस या राकस ताल, राक्षस या राकस ताल, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे ओनली इन सारी नदियों में किसकी बात करेंगे? सबसे पहले सिंधु नदी की। तो बेसिक एडिंग डालेंगे सिंधु नदी, ठीक है। तो सभी लोग लिखेंगे, पहला बिंदु लिखेंगे सिंधु नदी, सभी लोग लिखेंगे उद्गम। तो जो पहला बिंदु लिखेंगे उद्गम, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर? तो लिखेंगे तिब्बत में मानसरोवर, मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर क्या है? एक झील है। मानसरोवर झील के पास में ब्रैकेट में लिखना क्या है? सानोखवा, सानो कैवाब, सानो कैवाब ग्लेशियर है। सानो कैवाब क्या है? एक ग्लेशियर। यहाँ से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। समझ में आया? तो मैंने लिखा सर उद्गम, तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में, अर्थात तिब्बत किस में आता है? चीन में। तो लिख सकते हैं तिब्बत अर्थात चीन से उद्गम होता है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में सानो कैवाब ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ठीक है सर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये उद्गम होने के बाद, उद्गम के साथ साथ ये कितने देशों में बहती है सर? तो मैंने जाना सर ये तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, ये मुख्यतः कितने देशों में प्रवाहित होती है? ये 3 देशों में, चीन, उसके बाद कहाँ जाएगी? भारत, उसके बाद पाकिस्तान। तो ये बेसिकली कितने देशों में प्रवाहित होती है? 3 देशों में प्रभावित होती है, 3 देशों में, ठीक है। अगर मैं इसी नदी की बात करूं तो सर ये जो नदी है ये भारत में एंट्री कहाँ से करती है? तो ये दमचौक पॉइंट से। कहाँ से? दमचौक, दमचौक, दमचौक से क्या करती है? ये भारत में प्रवेश करती है, और एक जगह पड़ती है उसको कहते हैं हम चिल्लास, और चिल्लास से क्या है? भारत से बाहर निकलती है। चिल्लास नामक जगह से क्या करती है? भारत से प्रवेश करना, और ऐसे कह दूँ मैं एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है चिल्लास। चिल्लास से क्या करती है? भारत से बाहर निकलती है, या डायरेक्ट लिख दो कहाँ क्या करती है? यहाँ से भारत से क्या करती है? ये पाकिस्तान चली जाती है, अर्थात बाहर निकल जाती है चिल्लास नामक बिंदु से, ठीक है सर। भारत में एंट्री करती है दमचौक पॉइंट से, और निकलती कहाँ से? चिल्लास से, चिल्लास से, ठीक है। अगर मैं बात करूँगी इसकी नदियों की, इसकी सहायक नदियों की बात करूँ, तो इसकी सहायक नदियाँ, तो पहले कौन सी सहायक नदियों की बात कर रहा हूँ मैं? बाईं सहायक नदियाँ, अर्थात बाईं ओर से जो मिलती हैं उनकी बात करेंगे। बाईं सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। अगर मैं बाईं सहायक नदियों की बात करूं सर, जैसे कि श्योक, नुब्रा, श्योक, नुब्रा, यहाँ पे कौन सा? श्योक, नुब्रा, गिलगित, काबुल, स्वात, कुर्रम, गिलाम। तो ये क्या है सर? ये बेसिकली किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। कैसी हैं? सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। कैसी नदियां हैं सर? ये दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। कैसी हैं?
दाईं तरफ से। क्यों सर? अगर कोई नदी बह रही है, मान के चल रहा है ये सिंधु नदी है, तो ये इस प्रकार बह रही है, तो इसका दाया कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। ऐसे बह रही है अगर कोई नदी, तो इसका दाया कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। समझ रहे? ठीक है। अगर मैं ये खड़ा हूँ, मैं ऊपर से आ रहा हूँ ऐसे, तो मेरा दाया ऊपर ही तो होगा भाई, मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा दाया यही तो होगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये दाया नदी है, दाई सहायक नदियाँ हैं। अब कुछ बाईं सहायक नदियाँ हैं सर, जो कि कैसे मिलती है? नीचे से, अर्थात दक्षिण से। उनको कहते हैं हम बाईं सहायक नदियाँ। उनको क्या कहते हैं हम? बाईं सहायक नदियाँ। कुछ कैसी हैं? बाईं सहायक नदियाँ, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ बाईं ओर से जो मिलती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये कैसी सहायक नदियाँ सर? ये ऐसी सहायक नदियाँ जो क्या है? बाईं ओर से मिलती हैं, अर्थात ये बाईं तरफ की सहायक नदियाँ हो गई। ये दानी हो गई, ये बाईं हो गई। तो ये आपके सामने क्या है? सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ थी। आगे चलते हैं सर, सिंधु नदी से और क्या क्या बिंदु बनते पेपर में, तो ये बेसिकली ये हमारे सामने दिख रहा है। और मैं क्लीन करूँ तो आगे चलूँ? चल, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस नदी की लंबाई की बात करूँ, तो सर इसकी लंबाई कितनी है? सिंधु नदी कितनी लंबाई है सर इसकी? तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? कुल 2880 लंबाई है, कुल लंबाई है। अगर मैं बात करूँ ये भारत में कितनी बहती है, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। क्यों सर? अब समझना क्यों। यहाँ से देखना, यहाँ दमचौक से भारत में एंट्री करती है और चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से इतनी बहने के बाद इतनी बहती है। यहाँ से जो दिख रहा है ना, यहाँ से डॉट डॉट सा, यहाँ से यहाँ तक भारत में बहती है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितनी किलोमीटर बहती है भारत में? 1114 किलोमीटर। फिर उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये कुल लंबाई हुई, ये भारत में इसकी लंबाई हुई। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं सर, इसी नदी की मैं अगर बात कर लूँ आपसे कुछ और, तो सर जब यहाँ से ये जैसे मान के चलना, यहाँ समझना, यहाँ कौन सा है? ट्रांस हिमालय। यहाँ कौन सा भाग है हिमालय का? ट्रांस। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। मध्य क्या होती है? ये प्रवाहित होती है, तद बहती है। मध्य क्या है? प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी समझ में आया। अगर मैं बात करूं सर इस सिंधु नदी के, इस सिंधु नदी के दाहिने तट पर लद्दाख का लेह शहर बसा हुआ। लद्दाख का कौन सा? लेह शहर बसा है। इस सिंधु नदी के दाहिने तट पर प्रमुख कौन सा शहर बसा हुआ है? लद्दाख का लेह शहर इसी सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, जो कि पेपर में आता है। जैसे समझना, ये क्या है? काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर। तो यहाँ से इस प्रकार से निकलती है सिंधु नदी, इस प्रकार से। तो किन दोनों के बीच में बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सिंधु नदी जब यहाँ से गिरती है तो ये क्या करती है? गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है सर? जब भी कोई नदी स्पीड में गिरती है तो ये गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, गहरी खाई या गड्ढे का निर्माण करती है, जिसे महाखंड कहते हैं। तो बेसिकली जो सिंधु नदी एक गॉर्ज बनाती है, जिसे हम कहते हैं सिंधु गॉर्ज। इसे हम कहते हैं सिंधु गॉर्ज। गॉर्ज मैंने आपको बता दिया, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं, उनको हम गॉर्ज कहते हैं। तो ये सिंधु नदी क्या बनाती है? सिंधु गॉर्ज, या इसी गॉर्ज को हम कहते हैं बुज्जी गॉर्ज। कौन सा गॉर्ज? बुज्जी गॉर्ज। बुज्जी गॉर्ज, इसे ही सिंधु गॉर्ज कह लो या बुज्जी गॉर्ज कह लो, बात एक ही है। ठीक है सर, ये हुआ। अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदियों की, तो मैंने आपको यहाँ पे सहायक नदियाँ बता दी। इसमें से एकमात्र सहायक नदियाँ हैं
जितनी भी सारी सहायक नदियाँ दिख रही हैं, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो डायरेक्ट किस में जाके मिलती है, सिंधु में। अगर मैं बात करूँ जो चिनाब नदी है ना, ये चिनाब नदी क्या कर रही थी कि ना, डायरेक्ट जाके किस में मिल रही है, सिंधु में। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसको कहता हूँ मैं चिनाब नदी। ये चिनाब नदी डायरेक्ट किस में मिलती है, सिंधु नदी में। बकाया झेलम, रावी, ब्यास, सतलज ये किस में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। और निकल सिंधु में मिलने वाली सहायक नदी है चिनाब अकेली। तो देखना बाईं ओर की सहायक नदियों में एकमात्र नदी, बाईं ओर की सहायक नदियों में क्या है, ये एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जो क्या है, डायरेक्ट किस में मिल रही है, सिंधु में। उसका नाम है चिनाब नदी। किस में मिलती है, डायरेक्ट सिंधु नदी में मिलती है। और एक और नदी है जिसे कहता हूँ मैं ब्यास नदी। ये ब्यास नदी की एक और विशेषता है कि जो भी ब्यास नदी है ये मात्र भारत में ही बहती है। बाकाया सिंधु नदी की और भी सहायक नदियाँ हैं, ये तो यहाँ पर बहेंगी भारत पाकिस्तान में, या फिर देखना ये झेलम थी, तो झेलम कहाँ मिल रही थी, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। रावी पाकिस्तान वाले में, सतलुज पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो बेसिकली ये जो अन्य सहायक नदियाँ इसकी जो बाईं तरफ की हैं वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलती है, किसमें, चिनाब में। लेकिन एकमात्र सहायक नदी उसका नाम है ब्यास। ये ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। और निकलने के बाद क्या करती है, ये पंजाब नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है भैया, पंजाब वाला क्षेत्र है। तो पंजाब वाले स्थान में किसमें मिल जाती है, ये सतलज नदी में। और मात्र ये भारत अकेले में बहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ब्यास एकमात्र नदी है, ब्यास एकमात्र है सहायक नदियों में जो क्या है, भारत में बहती है, भारत में बहती है, ओनली भारत में बहती है, ठीक है, ओके। ओनली क्या करती है, ये भारत में प्रवाहित होती है। बकाया और सारी नदियों की बात करूं तो जो किसकी से सहायक नदी है, सिंधु की, वो कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चिनाब में मिलती हैं। लेकिन ब्यास एकमात्र नदी है जो भारत से उद्गम होता है और भारत में ही एंड हो जाता है, किसमें, सतलज में। जहाँ ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं वहाँ पर क्या है, पंजाब के कपूरथला में मिलती है। कहाँ मिलती है, पंजाब राज्य में कपूरथला नामक स्थान पर, कपूरथला नामक स्थान पर पंजाब में मिलती हैं। और यहीं पर मिलने के क्रम में यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है। यहाँ पर क्या बनाया गया, बांध बनाया गया है, जैसे कहते हैं हम हरिके बैराज। यहाँ पर एक बांध बनाया गया जैसे कहते हैं हम हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से एक नदी निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है। इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका पानी कहाँ जाता है, राजस्थान को जाता है। इसे कहते हैं हम इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। और इस इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये इंदिरा गांधी नहर किसको पानी दे रही है, राजस्थान वाले क्षेत्र को। बेसिकली सर्वाधिक आवश्यकता इसकी राजस्थान को पूर्ति करती है। वैसे और राज्यों को भी देती है हल्का फुल्का, लेकिन सर्वाधिक जल किसको देती है, राजस्थान को। क्यों, क्योंकि राजस्थान में क्या है, जल की कमी है। क्यों, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। इससे ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, पंजाब के कपूरथला से, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं ब्यास और सतलज, वहीं से इस नदी का उद्गम होता, इस नहर का उत्थान होता है। और ये नहर कहाँ जाती है, राजस्थान वाले क्षेत्र में जाती है और राजस्थान में जल की आपूर्ति को पूरा करती है, ठीक है, जल की कमी को पूरा करती है। इसे कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। ये बेसिकली कैसी है, भारत की सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहर है। तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं, चलो ये मैंने बता ही दिया, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, या लिखना चाहो तो लिख लो। भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है, ब्यास और सतलज के संगम पर। क्या, ब्यास और सतलज के संगम पर क्या बना है, हरिके बैराज, बैराज बना हुआ है। यहाँ पर होता क्या, हरिके बैराज में यहाँ पर क्या होता है, हरिके बैराज बना हुआ जो कि कहाँ है, पंजाब के कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में हरिके बैराज बना हुआ है। और यहाँ से इस नदी का, यहाँ से जो नहर बनती है उसे कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर बनती है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर।
इस नहर की विशेषता क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी नहर। क्लियर है? ये आपके सामने क्या है? सिंधु नदी के बारे में कंप्लीट जानकारी हुई। ठीक है, तो अगर बेसिकली देखना इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे पर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिंधु नदी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, जिससे पता चलता है कि वीडियो सही है या गलत है, कुछ दिक्कत तो नहीं वीडियो में, कुछ परेशानी तो नहीं या कुछ कमी तो नहीं। तो बेसिकली आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।